नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। अगर आप संस्थाओं में से कोई संस्था ओएनजीसी में प्रोजेक्ट लगाना चाहती है तो आज का वीडियो उसी पर आधारित है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे फॉर्मेट समझा दे रहा हूं कि ओएनजीसी में प्रोजेक्ट कैसे लगा सकते हैं, किन किन फील्ड में आप प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, मतलब क्या क्या टॉपिक लेकर लगा सकते हैं, उसमें क्या क्या फॉर्मेलिटी आपको करनी है, कैसे हर एक स्टेप को पूरा कंप्लीट करेंगे और कैसे कहाँ पे इसको भेजना है, इसके बारे में ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो में लगातार आप बने रहिए, अंत तक देखें, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से समझा दे रहा हूं कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी ओएनजीसी का प्रोजेक्ट लगाने के लिए। दोस्तों ये है ओएनजीसी का पोर्टल। और जैसा आप सभी जानते हैं ओएनजीसी एक ऐसा पीएसयू है देश में जिसके पास सबसे ज़्यादा सीएसआर इनके यहाँ से निकलता है एज पीएसयू। और जैसा आप CSR.gov.in पे भी आप देखेंगे तो टॉप 5 कंपनीज में ये आपको दिख जाएगा। इन्होंने 2021 में इन्होंने दिया था 531.45 करोड़ रुपीस एज CSR। तो यहाँ पे आप कई टाइप के प्रोजेक्ट पा सकते हैं। और इसमें हम आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं यहाँ पे आप ओएनजीसी के पोर्टल जब हम यहाँ पे आते हैं CSR के पैटर्न, CSR के हेड में आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम्स। मतलब ये जो ये लोग प्रोग्राम किन किन टॉपिक पे अपने फंड देते हैं इसके बारे में यहाँ पे डिटेलिंग है। ये जो लिस्ट वो वही लिस्ट है शेड्यूल 7 वाली कंपनी एक्ट के 2013 वाली, जिसमें आपके बहुत सी एक्टिविटीज कवर की गई हैं। उन एक्टिविटीज में कितनी एक्टिविटीज में ये लोग देते हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ बहुत क्लियर तरीके से। तो आपको भी प्रोजेक्ट अगर लगाना है तो जो ये फील्ड ये कवर करते हैं उसी के तहत ही प्रोजेक्ट लगाइए, उसके अदर दिन प्रोजेक्ट लगाने की कोशिश ना कीजिए। जैसे इन्होंने दिखाया है प्रमोटिंग हेल्थ केयर एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन, मतलब हेल्थ केयर और गरीबी उन्मूलन से संबंधित आपके जो प्रोजेक्ट हैं उसमें ये पॉइंट्स भी इन्होंने दिया हुआ है कि क्या किस टाइप से कौन कौन सी, जैसे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्विस, ऑर्गेनाइजिंग पीरियोडिक हेल्थ कैंप्स, मेडिकल चेकअप्स, इस टाइप के प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। छोटे भी बना सकते हैं, बड़े बना सकते हैं। ऑपरेटिंग मोबाइल डिस्पेंसरीज, ब्लड डोनेशन कैंप, रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टेलिटी से रिलेटेड कोई, तो इस टाइप से या प्रोमोटिंग हेल्थ केयर है। फिर प्रोमोटिंग एजुकेशन है, लाइवलीहुड इन्हेंसमेंट है, तो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो गया, यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड हो गया। तो ये भी आप प्रोजेक्ट लगा सकते हैं इससे संबंधित। फाइनेंशियल मिड डे सप्लीमेंट्री मील से है, और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज इंक्लूडिंग वोकेशनल लाइवलीहुड ट्रेनिंग। तो आप स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड भी आप यहाँ पे बहुत आराम से प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। प्रोमोटिंग जेंडर इक्वेलिटी एंड सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वेलिटी से रिलेटेड भी प्रोजेक्ट इसमें लगा सकते हैं, और सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से रिलेटेड भी चीजें लगा सकते हैं। इसमें देखिए बहुत क्लियर लिखा हुआ है, प्रोमोटिंग जेंडर इक्वेलिटी एंड एम्पावरिंग वुमेन थ्रू फाइनेंसिंग ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, लाइवलीहुड ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग से रिलेटेड वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप चला सकते हैं। इसके तहत भी हॉस्टल वगैरह बनाना हो वो हो जाएगा, ओल्ड एज होम है, ये सारी चीजें, डे केयर, ये भी आ जाएगा आपके। इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी का भी प्रोजेक्ट आप यहाँ से, इनके यहाँ से आप पा सकते हैं, ट्री प्लांटेशन वगैरह हुआ। और एनर्जी एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट के बेस पे भी आप यहाँ पे प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इस पे भी प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत क्लियर है। अगर आप इनके इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे नेशनल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए भी है, यहाँ पे आपको मिल सकता है। आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी है, स्पोर्ट्स को भी ये लोग प्रमोट करते हैं। रिलीफ एंड वेलफेयर पर कंट्रीब्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कोई ऐसी कलामिटीज वगैरह हुई तो ये लोग भी उसमें भी अपना फंड देते हैं। और टेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर, अगर कोई अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ काम को शुरू करना चाह रहा है तो यहाँ से भी आपको फंड मिल सकता है। रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड भी फंड है, स्लम एरिया डेवलपमेंट से रिलेटेड फंड है। अगर एक एक पॉइंट पे पढ़ूँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसको बहुत आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं क्योंकि मुझे आगे फॉर्मेट को भी समझाना है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ के इसी के अनुसार प्रोजेक्ट लगाया जा सकता है। अब हम लोग आते हैं इनके फॉर्मेट पे। ये फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगा, यहीं पे मिल जाएगा। आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे CSR कंप्लायंस चेकलिस्ट है, तो यहाँ पे आप खोलेंगे तो अब इनको फॉर्मेट मिल जाएगा आपको। इस फॉर्मेट के बेस पे ही आपके प्रोजेक्ट लगते हैं। इसको आप बड़े आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पे एक एक पॉइंट्स को आपको क्लियर करना। तो इसमें एक बॉन्ड भी लगता है, एक बैंक का ECS भी लगता है, इसके मैं बता दे रहा हूँ।
ये चीज़ मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है, इसलिए मैं ये फॉर्मेट आपको इसी तरह से मिल जाएगा। इसमें आप सबसे नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा एक बॉन्ड दिखेगा। ये एफिडेविट आपको बनाना होगा, 100 रुपये के स्टैम्प पेपर ये एफिडेविट बनता है, ये भी आपको लगाना होता है। और ये बैंक से ईसीएस होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस से रिलेटेड होता है, ये आप जाके बैंक से बनवा सकते हैं और बड़े आराम से बन जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपका एज अटैचमेंट के तरीके से जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ इसके फॉर्मेट की। तो यहाँ पे आप को देना होता है टाइटल ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट आप लगाने जा रहे हैं इसके बारे में आपको देना होगा। प्रपोज प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज में क्या होगा, जैसे आपने कैंप कि सेंटर डेवलप कर रहे हो, कि आप मोबाइल सर्विस दे रहे हो, किस तरीके से करोगे, ये आपको यहाँ पे डिटेल लिखनी पड़ेगी। क्या क्या एक्टिविटीज इसमें आप अडॉप्ट करने वाले हैं ये आपको देना पड़ेगा। और ऑब्जेक्टिव है क्या, आपके प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है। जैसे आप मान लिया बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड करते हैं तो आप बताएंगे कि हमें बच्चों को एजुकेट करना है, और कैसे एजुकेट करेंगे, क्या आपका प्रोसेस रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको लगेगा इसमें यहाँ पे लिखनी होगी। फिर आपका होगा कि डायरेक्ट बेनिफिशरीज विथ अप्रॉक्सीमेट नंबर। टोटल आपके डायरेक्ट बेनिफिशरीज 100 बच्चों को करेंगे कि 10 बच्चों को करेंगे कि 50 बच्चों को करेंगे। मिनिमम आप 25 बच्चों से ऊपर की ही बात करिएगा, मतलब 25 बेनिफिशरीज से ऊपर का ही प्रोजेक्ट लेके चलिएगा। प्रोजेक्ट की लोकेशन कहाँ है ये आपको देना होगा, कि कहाँ पे ये प्रोजेक्ट आपको इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ पे इसको लगाना है। टोटल प्रोजेक्ट की कास्ट, ये जब आप बजट बनाएंगे तो इसमें यहाँ पे आपको निकल आएगा टोटल प्रोजेक्ट कास्ट के ऑपरेशनल कास्ट कितनी है और कैपिटल एक्सपेंसेस कितना होगा। मतलब सॉलिड जो चीज़ें आप खरीद रहे हैं, जैसे मान लिया आपने कोई जैसे वैन खरीदा, कंप्यूटर खरीदा प्रोजेक्ट के लिए, तो ये चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। फिर ऑपरेशनल उसमें जैसे मान लिया आपने डॉक्टर डाला है या ड्राइवर है या टीचर है, ये ऑपरेशनल कास्ट में आ जाता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होगी। सपोर्ट कितना आपको ओएनजीसी चाहिए इसके बारे में लिखना पड़ेगा, कि टोटल पूरे बजट का बजट आप ओएनजीसी से प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आप कुछ परसेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन का होगा, या फिर किसी और भी ऑर्गेनाइजेशन का आपके साथ हो सकता है, तो इसके बारे में लिखना पड़ेगा। टोटल ड्यूरेशन क्या होगी ये आपको लिखना होगा, कि 1 साल की होगी, 1.5 साल की होगी, 2 साल की होगी, 6 महीने की होगी। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाता है अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देना, जो कि बहुत आराम से लग सकते हैं आपकी, क्या नाम है, क्या किस अथॉरिटी के द्वारा रजिस्टर्ड है, आपकी संस्था के लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मेमोरेंडम के अकॉर्डिंगली देना होता है। लीगल स्टेटस के बारे में देना होगा, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देना होगा, जो मेन व्यक्ति हैं उनके बारे में देना होगा, यहाँ पे की पर्सन उनकी डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल देना होगा। यहाँ पे आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स, यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके तहत आपको अपनी संस्था के बारे में बताना होगा, उसके बैकग्राउंड के बारे में बताना होगा, उनका विजन मिशन क्या है, किस प्रकार से काम करें, अभी क्या चल रहा है, ये डिटेलिंग आपको देनी होगी। तो इसको आप सेपरेट पेज में बना के उसमें एक सीरियल नंबर लिख दीजिएगा, क्योंकि इसको लास्ट में जब करेंगे, इसकी पूरी बाइंडिंग करेंगे, तो यहाँ पे आपको उसी सीरीज में रखनी पड़ेगी, जो सीरियल नंबर आप उस पेज में मेंशन करेंगे, और यहाँ पे वही सेम सीरियल नंबर को मेंशन कर दीजिएगा। इस तरह से पूरा बनेगा, क्योंकि अटैचमेंट का ये किस में लगने हैं। इसके बाद से है डिटेल्स ऑफ सिमिलर प्रोजेक्ट ऑन गोइंग कंपोज। तो कोई भी अगर इस टाइप का प्रोजेक्ट आप पहले चलाया हुआ है आपने, तो इसकी डिटेल जरूर दीजिएगा, पीछे 3 सालों के बीच में अगर आपने चला रखी है तो। फिर है इम्पैक्ट असेसमेंट, थर्ड पार्टी ऑफ द प्रीवियस प्रोजेक्ट एक्सिक्यूटेड बाय योर ऑर्गेनाइजेशन इन द सिमिलर फोकस एरिया टू दैट ऑफ करंट प्रपोजल इफ एनी। अगर सिमिलर फोकस एरिया में अगर आपका कोई पहले से प्रोजेक्ट चला हो, तो उसका कोई इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनी हो थर्ड पार्टी के द्वारा, तो उसके बारे में आप यहाँ पे मेंशन करना होगा। डिटेल्स ऑफ प्रीवियस सपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम ओएनजीसी, अगर कोई ओएनजीसी से पहले भी आपने कोई प्रोजेक्ट पाया है या कोई सपोर्ट मिला है, तो उसकी भी डिटेलिंग आपको इस सेपरेट पेज में या इसी के नीचे जैसे भी आपको मैनेज हो, यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा पेज पर, पेज नंबर। The details of largest project undertaken by the agency in recent past, please provide the financial implication involved in it। कोई लार्जेस्ट प्रोजेक्ट जो भी आपने आपके पास रिसेंट ईयर में मिला हुआ है, उसकी डिटेल आपको देनी होगी, कि उससे फाइनेंशियल सोर्सेज के डिटेलिंग आपको यहाँ पे देनी होती है। फिर है आपके प्रोजेक्ट डिटेल्स। प्रोजेक्ट डिटेल्स में डिटेल्स ऑफ प्रपोज्ड सीएसआर प्रोजेक्ट टू बी अंडरटेकन बाय योर ऑर्गेनाइजेशन।
जो आपने जो भी प्रोजेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट प्रपोज कर रहे हो उसकी डिटेलिंग आपको यहाँ पे देनी है। उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड गोल्स, मतलब उसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, इसके बारे में यहाँ पे लिखना है। और फिर रिपोर्ट ऑन नीड असेसमेंट, बेसलाइन सर्वे फॉर द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट इफ एनी, justification for taking up proposed CSR project। जो कोई अगर आपने कोई बेसलाइन सर्वे किया हो नीड असेसमेंट रिपोर्ट बनाने के लिए, तो उससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई जस्टिफिकेशन है तो आप इसकी डिटेलिंग आप लिख के यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा कि किस पेज पे ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि जैसे बेसलाइन सर्वे, जैसे मान लिया आपने कोई सेंटर डेवलप करना या ओल्ड एज होम्स डेवलप करना है, तो आपने एक बेसलाइन सर्वे बनाया कि हाँ वहाँ पे ओल्ड एज होम इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पे काफ़ी बुजुर्ग रहते हैं या जिनको किसी प्रकार का कोई आश्रय नहीं है। तो इस टाइप की कोई रिपोर्ट अगर आगे पास हो तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ब्रीफ अबाउट द टारगेटेड बेनिफिशियरीज अंडर प्रपोज्ड CSR प्रोजेक्ट। जो भी आपके टारगेट बेनिफिशरीज हैं उनसे उनकी डिटेलिंग आपको यहाँ पे देनी है कि वो किस प्रकार से हैं, कैसे हैं, उनकी दिक्कतें क्या हैं, क्या प्रॉब्लम वो झेल रहे हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे दे सकते हैं। और नंबर आप बेनिफिशरीज कितने हैं, ये सारी डिटेलिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैथडोलॉजी ऑफ द सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशरीज एंड नंबर ऑफ बेनिफिशरीज इन डिटेल। यहाँ पे आपको देना होगा किस क्राइटेरिया के तहत आप बेनिफिशरीज का सिलेक्शन करते हैं। कि जैसे मान लिया हमने बताया कि ओल्ड एज होम मान लिया आपको चलाना है, तो ओल्ड एज होम चलाने के लिए आपने जो बेनिफिशरी सेलेक्ट किए हैं उनका क्राइटेरिया क्या रखे हुए हैं। कि जैसे किसी को उनके माँ बाप ने उनके बच्चों ने छोड़ दिया हो या फिर बच्चे रहते हुए वो अपने मन से चले आए, तो आपका भी एक क्राइटेरिया बनेगा किस प्रकार के लाभार्थी को आपको अपने सेंटर पर रखना है। तो ये इसकी डिटेलिंग आपको यहाँ पे देनी होगी। फिर डिटेल्स अबाउट फिजिकल एंड सोशल माइलस्टोन डिलीवरी टू बी अचीव थ्रू द प्रपोज्ड CSR प्रोजेक्ट। जो भी आपका आउटपुट होगा, जो भी आप प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हो उसका कोई ना कोई एक आउटपुट बनेगा, सोशल माइलस्टोन बनेगा, दूसरों के लिए होगा कि भाई इन्होंने इतनी इस तरीके से बढ़िया काम किया। तो उस टाइप से आपका ऐसे आपका जो भी प्रोजेक्ट चलाओगे तो क्या आपका आउटपुट रहेगा जो लोगों के लिए एक दिखेगा या फिर माइलस्टोन की तरीके से वो दिखाई दे कि हाँ इस संस्था ने इस प्रोजेक्ट के तहत ये काम किया है, जिसे सपोर्ट लेके। डिटेल टाइमलाइन ड्यूरेशन ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। तो इसमें डिटेल टाइमलाइन का मतलब क्या होता है कि सिंस मतलब जो इंसेप्शन, जहाँ से आपके प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है वहाँ का पूरा आप टाइमलाइन उठाते हैं कि आप कितने दिनों में प्रोजेक्ट बेनिफिशरी सेलेक्ट करोगे, कितने दिनों में अपने कर्मचारियों को आप ट्रेनिंग दोगे, कब से आपका सेंटर डेवलप होगा, कितने दिनों में सेंटर डेवलप होगा, उसका कैसे कैसे आप उसकी मॉनिटरिंग करोगे, कब कब आप मॉनिटरिंग करोगे। ये सारी चीज़ें आपको जितनी पूरा जो ड्यूरेशन है प्रोजेक्ट का, उसमें पूरी आपको पूरा एक टाइमलाइन बनाना होगा कि हर एक महीने में या हर अल्टरनेट महीने या हर ट्राई मंथली आप किस प्रकार की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ लगातार चली आ रही, जैसे आप हेल्थ कैंप लगातार लगा रहे हैं अपने और सेंटर पे, तो वो आपको हर महीने लगा रहे हैं। तो इस टाइप से आपके टाइमलाइन में सारी चीज़ें मेंशन आ जाएंगी, वो मेंशन हो जाएंगी। बजट एस्टिमेट आपको बनाना है, उसका ब्रेकअप आपको बनाना है, तो ये आप ध्यान से बना लीजिए कि कैसे बनाना है, कितना बनाना है, आपको पर बेनिफिशियरी कितना पड़ेगा। ये पूरी तरीके से ये बजट आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी चीज़ें लेके चलना चाहते हैं। कभी भी एक्सेसिव बजट नहीं बनाना चाहिए, हमेशा एट मिनिमम लेवल पे बजट बनाना चाहिए, ताकि जो भी आपकी CSR एजेंसी उनको भी कंसिडरेशन में दिक्कत ना हो, उनको भी ये ना लगे कि इन्होंने एक्सेसिव बजट दिया हुआ है। What is the monitoring mechanism for the project as far as project activities and benefits to the beneficiaries are concerned? तो हर एक का मॉनिटरिंग एवेल्युएशन पूरा एक सिस्टम तैयार होता है हर एक प्रोजेक्ट के लिए। आपको भी तैयार करना होगा कि आप किस तरीके से प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करते हैं। जैसे ओल्ड एज होम चला रहे हैं या बच्चों का सेंटर चला रहे हैं, तो हर दूसरे महीने आप उसका मॉनिटर कर रहे हैं कि उनकी प्रगति क्या हुई। उसके लिए आप एक इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं, उनका टेस्ट ले लीजिए, या फिर यहाँ पे आप बुजुर्गों के लिए काम करें तो आप उनकी स्थिति देख लीजिए कि पहले जब आए थे तो तब क्या थे, आज के आए डेट में क्या आए हैं। तो उनके लिए कुछ इंडिकेटर्स आप बनाएंगे, डेवलप करेंगे, जिस बेस पे आप मॉनिटरिंग करेंगे। तो मॉनिटरिंग का एवेल्युएशन मैकेनिज्म आपको डेवलप करना होगा। पूरा इसका एक फॉर्मेट बनता है, एक टेबुलेशन बनेगा, जिसके बेस पे आप ये सारी चीज़ों को मेंशन करते हुए लिखेंगे और उसको फिर अटैच करेंगे आप इस फॉर्मेट के साथ। डॉक्यूमेंट्स डिपिक्टेड द
funding sources for the total budget of the project under reference other than ONGC and details of the amount funded by the each organization if any. हाँ, टोटल बजट का में आपको ये दिखाना पड़ेगा कि फंडिंग के सोर्सेस क्या हैं। अगर किसी और भी एजेंसी से आपको सेम प्रोजेक्ट के लिए फंड मिल रहा है तो उसकी डिटेलिंग देनी होगी कि अगर मान लिया आपने टोटल प्रोजेक्ट को आपने 1 लाख रुपए दिखाए तो आप देंगे कि भाई 10,000 रुपये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से मिल जा रहा है, 10,000 रुपये मेरे ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट कर रही है और 80,000 रुपये आपके एनजीसी से चाहिए। तो इस टाइप की सारी डिटेलिंग आपको यहाँ पे लिखनी होगी और लिख के फिर आपको यहाँ पे आप सीरीज उसी सीरीज में अटैच करना होगा विद सीरियल नंबर। हाउ सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इज प्लान टू बी इंश्योर्ड। अगर मान लिया आपके ऑर्गेनाइजेशन का फंडिंग खत्म हो जाती है या एक समय पे CSR मिलना बंद हो जाता है या ONGC सपोर्ट देना बंद कर देती है, तो ऐसा तो नहीं कि आपका सेंटर बंद हो जाए। आप इसको सस्टेन कैसे करेंगे, आगे तक कैसे चलाएंगे, इसके लिए पूरा आपका एक प्लान होना चाहिए कि अगर आप नहीं आपके पास से सपोर्ट मिलता है तो हमारा एक समय पे जब सेंटर डेवलप कर जाएगा, आगे तक चल जाएगा, तो फिर हम दूसरे सोर्सेज पे भी काम करेंगे जहां से जिस बेस पे हम इस प्रोजेक्ट को सस्टेन करते चलेंगे, मतलब आगे तक लेके चलेंगे। तो इसके बारे में पूरा प्लान आपको लिख के देना होगा, पूरा सिस्टम तैयार करके देना होगा और उसको भी एज अटैचमेंट आप लगाएंगे। ब्रांडिंग विजिबिलिटी माइलेज टू ONGC फ्रॉम द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये मैटर है कि यहाँ पे आपको ये बताना होगा कि आपके इस प्रोजेक्ट से ONGC को किस प्रकार से फायदा हो रहा है। मतलब ONGC अगर ये आपको प्रोजेक्ट दे रही तो आपका प्रोजेक्ट सोशल एरिया में या सोसाइटी में किस प्रकार का संदेश लेके जा रहा है, इससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, कितने लोगों को लाभ मिल रहा है। और लोग भी कह रहे हैं कि इस टाइप के प्रोजेक्ट से कितने लोगों को फायदा हुआ है, इतने हमारे बुजुर्ग लाभान्वित हुए हैं। उसके द्वारा बहुत से ऐसे होंगे जो इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज होंगे, उनको उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारे लोग जानेंगे कि ONGC के द्वारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो एक ONGC को की अच्छी खासी एक ब्रांडिंग होगी और उनको भी माइलेज मिलेगा। तो इसकी भी डिटेलिंग करके आपको लिखनी होती है कि किस प्रकार से उनको फायदा मिल रहा है। फिर आते हैं यहाँ पे तीसरे पार्ट में मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट इनिशियल स्टेज। शुरुआती दौर पे क्या क्या अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स है इसके बारे में। कॉपी ऑफ ट्रस्ट डीड, ये आप भी जानते हैं। इनकम टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट 1280G आपके पास है, CSR 1 है। और ECS फॉर्म है जो मैंने बताया अभी। कैंसिल्ड चेक आपको देना होगा, कॉपी ऑफ पैन कार्ड देना होगा। ऑडिटेड अकाउंट स्टेटमेंट प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर ऑडिटेड अकाउंट स्टेटमेंट आपको देना होगा। एफिडेविट जो मैंने बताया आपके पास है वो देना होगा। और सिविल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी तो आपको ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा सिविल कंस्ट्रक्शन से। तो अवॉइड कीजिएगा कि सिविल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रोजेक्ट आप ONGC में ना लगाएं, क्योंकि उसमें फिर आपको बहुत प्रकार के रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं जो कि आपको करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो अवॉइड कीजिएगा। बाकी तो सारी चीज़ें हैं ही आगे पास, सारे मैंने बताए भी कितने फील्ड में आप लगा सकते हैं। और ये देखिएगा कि अगर आप कोई जैसे इसमें वैंड की डिमांड कर रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें की डिमांड करें जो परचेज जैसे कंप्यूटर है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि 3 कोटेशन आप लीजिए, उसमें जो मिनिमम लोएस्ट कोटेशन है उसी को अटैच कीजिए, बाकी 2 कोटेशन भी साथ में अटैच कर दीजिए। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे तो प्रोजेक्ट एक अच्छे तरीके से आपका प्रिपेयर होगा। और फिर बाद में यहाँ पर डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन में आप लिखिए और उसके बाद से साइन करिए, मोहर लगाइए। फिर एड्रेस मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, नीचे आपको दिख जाएगा एड्रेस। आप नीचे जाएंगे डिटेलिंग में तो एड्रेस दिख जाएगा, वहाँ पे आप एड्रेस लिखा हो उस एड्रेस पे आप उसको, ये ऑफलाइन ही लेते हैं प्रोजेक्ट, ये ध्यान रखिएगा। आपको प्रोजेक्ट बकायदे ये सारा तैयार करके एक लिफाफे में डाल के आपको एक एड्रेस मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, उस एड्रेस पे आपको भेजना होता है। ये इस तरीके से आप ONGC में प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होती है और बड़े आराम से आपको प्रोजेक्ट मिल भी सकता है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्ट तैयार किया तो आपको प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा। ये अगर आप एड्रेस भी अगर आप देखना चाहें तो कहीं भी नीचे आए, किसी भी ONGC में नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एड्रेस दिख जाएगा, इस एड्रेस पे ही आपको भेजना होता है, इसी एड्रेस पे आप भेज सकते हैं आपका प्रोजेक्ट। तो कहीं ऐसी कोई अगर आपको दिक्कत आ रही है इस प्रोजेक्ट को लगाने में तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या मैं आपको अगर इससे संबंधित सजेशन लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सजेशन ले लीजिए, और नहीं तो मेरे व्हाट्सएप मैसेज में डाल दीजिए, मैं आपको बता दूंगा।
उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मैंने डिटेलिंग करने की कोशिश की है। और ओएनजीसी में चूंकि बहुत प्रोजेक्ट आप लगा सकते हैं, इनका अच्छा खासा CSR है। आप यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाइए CSR के, हो सकता हो कि आपको यहाँ से मदद मिले, सपोर्ट मिले। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए। उम्मीद है कि मैंने जो जिस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप ओएनजीसी के फॉर्मेट को बताया है, उससे आपको काफ़ी मदद मिली होगी। और आप अपने प्रयास से ओएनजीसी में प्रोजेक्ट लगाइए। अगर आपको लगता है कि आप वहाँ पे लगा सकते हैं तो लगाइए, और ज़रूर सफलता मिलेगी। इस प्रकार से ही आप प्रोजेक्ट प्रपोजल बना बना के लगाते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।